दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि अनुकंपा नौकरी के लिए यानी कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो आवेदन पत्र है वो आपको कैसे भरना है और उस आवेदन पत्र में कौन कौन सी जानकारी आपको देनी है। तो इस सब के बारे में डिटेल्ड से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसके अलावा आप हमें कॉल मी 4 ऐप के द्वारा भी कॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बताना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये DOPT के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि एक ऑथेंटिक एप्लीकेशन फॉर्म है और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपको इसमें फिल करनी है और फॉर्म को पूरी तरीके से भरने के बाद में ही आप इसे ऑफिस में जमा करें। यदि फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रहता है, कोई जानकारी इसमें आप नहीं देते हैं, तो आपके फॉर्म को पेंडिंग रखा जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय पर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। हर एक बात के बारे में पूरी जानकारी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करें। तो सबसे पहले आप फॉर्म खोल लीजिए और इसमें कई सारे कॉलम हैं। हर एक कॉलम में आपको पूरी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम यहाँ पर है, इसमें आपको जानकारी देनी है कि नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में बी में यहाँ पर आपको लिखना है उस सरकारी कर्मचारी की डेजिग्नेशन, यानी कौन से पद पर वो पोस्ट थे, यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर दिया गया कि वेदर इट इज़ MTS और अस्टवाइल ग्रुप D और नॉट, यानी कि कौन सा ग्रुप उनका है नौकरी का, ग्रुप C, ग्रुप D या फिर ग्रुप A और B जो भी है, तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या, जन्म तिथि क्या है, वो आपको इस कॉलम में लिख देनी है। और फिर नेक्स्ट आप आता है कि डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड। यदि सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो चुकी है तो जो मृत्यु की तारीख है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। यदि सरकारी कर्मचारी ने मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट लिया है तो उस डेट भी को भी यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है कि टोटल लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, यानी सरकारी कर्मचारी ने कितने साल की नौकरी यहाँ पर की है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि वेदर परमानेंट और टेम्परेरी, यानी कि सरकारी कर्मचारी स्थायी था या फिर अस्थायी, उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर आता है कि वेदर बिलोंग टू SC ST और OBC, कौन सी कैटेगरी में वो आते हैं, वो जानकारी भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से जो सीरियल नंबर 1 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये सारी जानकारी दे देनी है आपको। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि जिसके लिए आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको 2A जो यहाँ पर लाइन है इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट बताती है यहाँ पर कि हिज और हर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में, सरकारी नौकर के साथ में उसका क्या संबंध है वो यहाँ पर लिख देना है। यानी कि पति या फिर पत्नी है या फिर बेटा या बेटी है, जो भी आपका सरकारी कर्मचारी के संबंध है वो के साथ में संबंध है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको इस कॉलम में लिख देनी है। और फिर नेक्स्ट बताती है कि वेदर एनी अदर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैज बीन अपॉइंटेड ऑन कंपनसेट ग्राउंड, यानी कि आपके अलावा यदि किसी दूसरे व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा चुकी है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे देनी है, यानी कि आपको यस या नो, और यदि नौकरी दी जा चुकी है तो उस व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस तरीके से जो सीरियल नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर तीसरे की कि पार्टिकुलर्स ऑफ टोटल असेट्स लेफ्ट इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको कितना पैसा यहाँ पर मिला है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, कितनी असेट्स उनके पास में है वो सारी जानकारी आपको इसमें देनी है। तो सबसे पहले देना है यहाँ पर फैमिली पेंशन की जानकारी, की कितनी फैमिली पेंशन यहाँ पर आपको मिली है, और उसके बाद में जो DCRG यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है वो कितनी मिली है उसकी जानकारी देनी है। फिर आपका जो GPF बैलेंस कितना था सरकारी कर्मचारी का उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखनी है। फिर यदि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें यदि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है यानी कि PLIB यदि ली हुई थी तो उससे कितना पैसा मिला है वो भी जानकारी यहाँ पर देनी है। और उसके बाद में जो अचल और चल संपत्ति यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखनी है। और इसके अलावा जो बाकी कमाई करने वाले फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कितनी इनकम है यहाँ पर वो भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। और फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उससे कितना पैसा मिला है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। और फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर
कि जो छुट्टियों के नकदीकरण से कितना पैसा यहाँ पर मिला है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको लेकिन देनी है। और इसके अलावा कुछ अन्य असेट्स हैं, उन असेट्स की कितनी वैल्यू है वो भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सीरियल नंबर 3 है, इसमें पूरी तरीके से जो फैमिली है उसकी कितनी आय है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। तो इसको वहाँ पे ध्यान से बनें, सोच समझ कर बनें, जो जानकारी आपको देनी है वो वहाँ पे एकदम सही जानकारी दें, क्योंकि इसी के आधार पर पॉइंट्स यहाँ पर फैमिली को मिलने वाले हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें आप हर एक बात का जानकारी देते समय। फिर टोटल यहाँ पर हो जाएगा कि कितना आपका पैसा यहाँ पर मिला हुआ है, कितना पैसा आपके पास में है। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि जो लायबिलिटीज़ कुछ यदि हैं सरकारी कर्मचारी के ऊपर, जो लायबिलिटी थी, मान लो कहीं पर से उन्होंने लोन लिया हुआ था या फिर अन्य कोई लायबिलिटीज़ है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। किसी से उधार लिया हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाना है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं जिसके कि जो फैमिली मेम्बर्स, डिपेंडेंट्स फैमिली मेम्बर्स हैं, आश्रित फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जानकारी आपको इस 5वें नंबर पर देनी है। तो यहाँ पर सबकी जानकारी देनी है। और इसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि उस जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से कुछ लोग कमाते हैं तो उनकी जानकारी भी सेपरेटली आपको यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले पूरी जानकारी, उसका नाम लिखना है, सरकारी कर्मचारी के संबंध में साथ में क्या संबंध था उनका ये यहाँ पर लिखना है, फिर उसकी एज क्या है, एड्रेस क्या है उस फैमिली मेम्बर्स की, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, कहीं पर नौकरी करता है या फिर नहीं करता है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी है। और यदि वो एम्प्लॉयड है तो कहाँ पर उनकी नौकरी है, कितनी उनकी सैलरी वगैरह है, वो जानकारी भी आपको इस कॉलम में देनी है। तो कॉलम नंबर 5 में फैमिली के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है कि कौन व्यक्ति है, वो क्या करता है, कितना वो कमाता है, ये सारी जानकारी आपको 5वें सीरियल नंबर पर देनी है। उसके बाद में कुछ डिक्लेरेशन है जो कि आपको करनी है। तो डिक्लेरेशन करते टाइम पर भी आप ध्यान रखें, और इसमें सबसे पहला डिक्लेरेशन यहाँ पर है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स गिवन बाय मी अबव आर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करेक्ट। यानी कि जो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है वो पूरी तरीके से सही है। और उसके बाद में कहा गया कि इफ़ एनी ऑफ द फैक्ट्स हियर इन मेंशन्ड आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट और फॉल्स एट द फ्यूचर डेट माई सर्विस में बी टर्मिनेटेड। यानी कि दी जो जानकारी यहाँ पर दी है उसमें से कुछ भी गलत निकलता है भविष्य में भी तो मेरी नौकरी को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखें, जो भी जानकारी यहाँ पर आपने दिया वो जानकारी पूरी तरीके से सही हो, उसमें कुछ आप छुपाएं नहीं, छुपाएंगे तो बाद में पता लगता है तो उसका खामियाजा भी भुगतना आपको पड़ सकता है। और उसके बाद में सेकंड डिक्लेरेशन यहाँ पर है कि आई हियर बाय आल्सो डिक्लेयर दैट आई शैल मेंटेन प्रॉपरली द अदर फैमिली मेम्बर्स हु वर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस mentioned against 1A of part A of this forum, and in case it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated। तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ आपको ये घोषणा करनी है कि जो बाकी आश्रित परिवार वाले हैं उसकी देखभाल भी मुझे करनी है, मैं उनकी देखभाल करूँगा। यदि भविष्य में ये साबित होता है कि जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी देखभाल मेरे द्वारा नहीं की जा रही है तो मेरी नौकरी को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जो भी अनकॉम्पा नौकरी पाते हैं उनको बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी देखभाल करनी है, उनको हर संभव मदद भी करनी है। तो ये 2 डिक्लेरेशन है उस व्यक्ति को करनी है जो कि नौकरी के लिए आवेदन करना है। और यदि इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो वो व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसकी नौकरी भी यहाँ पर जा सकती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको डेट लिखना है कि किस डेट को वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने हैं। और फिर बात आती है आपके सिग्नेचर की, आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी जानकारी आपको भर देनी है। इतना भरने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर वो आपको लगाने हैं, और लगाने के बाद में आप इसे सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में। और उसके बाद में जो पार्ट बी है यहाँ पर ये भरना है उस ऑफिस को जहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, उस ऑफिस को भरना है। और फॉर्म भरने के बाद में आगे कार्रवाई के लिए उनको ये जमा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू बी फिल्ड इन बाय ऑफिस इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रपोज, यानी कि उस ऑफिस के द्वारा इस एप्लीकेशन जो पार्ट बी है से भरना है जहाँ पर इस आवेदन को आगे प्रोसेस किया जाएगा, नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो सीरियल नंबर है उसमें आएगा कि नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, उस व्यक्ति का नाम रहेगा जिसको नौकरी दी जानी है। और उसके बाद में सरकारी कर्मचारी संबंध के साथ में उसका क्या संबंध है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और जो व्यक्ति है जिसने आवेदन किया, आवेदनकर्ता जो है उसका एज लिखा जाएगा, कितना उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और किस पोस्ट के लिए उसको नौकरी दी जा रही है वो भी यहाँ पर लिखी जाएगी।
और जो व्यक्ति को नौकरी दी जा रही है वो क्या 5% की जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो उसके अंदर दी जा रही है या फिर उससे बाहर दी जा रही है, ये सारी जानकारी आपके काम को आपको नहीं देनी है। ये ऑफिस अपने हिसाब से देखेगा और वो जानकारी भरने के बाद में आपके एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो इस तरीके से जो अनुकंपा नौकरी है उसका आवेदन पत्र भरना है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सरकारी व्यक्ति का जो सर्विस रिकॉर्ड है उसकी जो कॉपी वगैरह है आपके पास में कुछ है वो लगा देनी है, और जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसका आईडी प्रूफ लगाना है, उसका एज प्रूफ लगाना है, उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका जो प्रूफ है वो यहाँ पर लगाना है। तो इस तरीके से आप इस नौकरी के आवेदन पत्र को भर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में ताई उम्मीद करते हैं जानकारी जो दी गई आपको बताया गया वो जरूर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आप हमें कॉलमी4 ऐप के द्वारा कॉल भी कर सकते हैं जिस पर आपको तुरंत समाधान दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।